अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं भाई? इट्स अ ब्रांड न्यू वीक। हुमा इज़ नॉट विद अस फॉर 2 डेज़। लाहौर में ज़रा मौसम एंजॉय कर रही हैं। हवा और पोल्यूशन का भी उन्होंने कहा है वो बगौर और बखूबी जायज़ा के लिए 2 दिन लाहौर में मज़ीद क़याम करेंगी और उसके बाद कराची पे आके हम सबको बताएंगी कि जनाब ये जो लाहौर में हर रोज़ हम देखते हैं कि या तो 5वें नंबर पर आ रहा है या दूसरे नंबर पर आ रहा है या पहले नंबर पर आ रहा है, अक्सर औकात आलूदा तरीन शहरों में, और जिसको पंजाब के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हैं एज सच लगता है कि कोई खातिर में नहीं ला रहे हैं और वो ये कह देते हैं कि जो गेजेस लगे हुए हैं इनकी कैलिब्रेशन आउट है या ये गलत जगह पर गलत स्पॉट्स पे लगे हुए हैं। असल में हकाइक है क्या? वैसे जो रहने वाले हैं लाहौर के वो हमें बताते हैं कि सांस लेना एक्चुअली 2 भर हुआ हुआ है। खैर, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी बिकॉज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर अभी तो, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है हम सब की ज़िंदगी में वो है क्रिकेट। और कल भी पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का क्या धुआंधार मैच हुआ है। एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान तो जीत गया, लेकिन शोएब मलिक साहब की जो इनिंग्स है ना, इट वाज प्योर एंटरटेनमेंट टू वॉच, टू विटनेस। और बाबर आजम साहब ने भी कहा कि भाई शोएब मलिक की इनिंग्स से बहुत कुछ सीखने को मिला। तेज़ तरीन 50 पाकिस्तान की तरफ से तेज़ तरीन 50 इन T20 इंटरनेशनल बनाने का उन्होंने एजाज़ भी हासिल किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उमर अकमल को यह एजाज़ हासिल था, लेकिन शोएब मलिक ने येट अगेन प्रूव कर दिया है कि तजर्बे का कोई नेबुल बदल नहीं होता। और ही इज़ 40 बट ही इज़ परफॉर्मिंग सो वेल। और वैसे टू बी ऑनेस्ट इट्स बीन ईयर्स दैट वी हैव बीन सीइंग शोएब मलिक, मतलब लिटरली ग्रोन अप टुगेदर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ऑल्दो हमसे बड़े ही हैं और माशाल्लाह तजर्बा भी इनका ज़बरदस्त है। कितनी दफ़ा इनके करियर में हमने सुना टीवी पे तज्जिया करते हुए लोगों को कि शोएब मलिक का करियर इज़ ओवर, बस अब एज हो गई है, बस अब ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन somehow किस्मत भी इनका साथ देती है, and yet again with his hard work and dedication he proves everybody wrong and then he comes back and stronger than before. So हम इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का अब जो सेमीफाइनल होगा उस पर भी ज़रा तज्जिया लेंगे और इंडिया के साथ क्या हुआ। अगर बहुत सी मीम्स वैसे सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में एहसास होता है ना कि कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल ही यूज़लेस है, तो आप गम ना करें क्योंकि इंडिया और नामीबिया का भी मैच बाकी है। वो बस रिवायती है, उसके बाद इंडिया अपना रख्ते सफ़र बांध लेगा। तो उससे ज़्यादा आई एम सॉरी बट यूज़लेस चीज़ क्या हो सकती है? इतना ख़त्म होने वाली है तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। तो इससे ही बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि मोहब्बत जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। खैर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? और आपका फेवरेट कौन सा शेर है जॉन एलिया साहब का, वो आप हमें लिख के भेजिएगा। जियो पाकिस्तान टीवी कोशिश करेंगे कि ब्रेक पे जाने से पहले, हर ब्रेक में जाने से पहले आपका कोई फेवरेट शेर हम सबके साथ शेयर करें। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। वैसे टॉप स्टोरी में आपने देख लिया कि किस तरह से इंडियन मीडिया में इंडियन क्रिकेट गुरुज जो हैं वो बखिए उधेड़ रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वैसे ह्यूमिलिटी अल्लाह ताला को तो पसंद है ही, अदरवाइज भी इट्स अ गुड ट्रेट। आपको हम्बल होना चाहिए, आपको बढ़ के नहीं मारनी चाहिए। और ये तमाम वही लोग हैं जो इस वर्ल्ड कप से पहले बढ़ के मारते थे और कहते थे पाकिस्तान टीम को हमसे खेलने की क्या ज़रूरत है, हमें वैसे ही वॉक ओवर दे दें। वो सारी बातें भी हमें याद हैं और अब के तज्ज़िये और अब की बातें भी हम सबके सामने ही हैं। खैर, T20 वर्ल्ड कप में कल के मैच का ज़रा राउंड अप करते हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ एक तरफा मुकाबला हुआ, 72 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर लगातार 5वीं फतह पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। टॉस जीतकर कौमी टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स के ढेर लगा दिए। कप्तान बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी का सिलसिला जारी रखा। 47 गेंदों पर 66 रन की शानदार इनिंग खेली। टीम में शामिल जिन सीनियर खिलाड़ियों पर सिलेक्शन से पहले तनकीद की जा रही थी, इन दोनों सीनियर प्लेयर्स मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक ने अहम मौके पर तेज़ रफ्तारी से टीम के टोटल में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। हफीज़ ने 19 गेंदों पर 31 रन की रफ्तार इनिंग खेली और साथ ही शोएब मलिक ने सिर्फ, लिसन टू दिस, 18 गेंदों पर हाफ सेंचुरी जड़ दी। अहलिया सानिया मिर्ज़ा भी शोहर की इनिंग पर भरपूर अंदाज में पवेलियन से दाद देती रही। वेरी अडोरेबल शॉट्स बाय द वे। और जब क्राउड भी आपको सपोर्ट कर रहा हो और आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रही हो, पर्टिकुलरली आपकी अहलिया भी आपको सपोर्ट कर रही हो, तो वैसे इंसान का जो खून है या जज्बा है वो डबल हो जाते हैं और वो और बेहतर काम करने की कोशिश करता है। स्टेडियम में बैठे अपने बेटे अजहान मिर्ज़ा मलिक के साथ मैच देख रही थी और कौमी टीम ने 190 रन का टारगेट दिया तो स्कॉटलैंड की टीम एक्चुअली 6 विकेटों के नुकसान पर 117 रन ही बना सकी और इस मरहले में अपना आखिरी मैच शानदार अंदाज में पाकिस्तान जीत कर अब अपने ग्रुप में टॉप पर आ गया है। और टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली पाकिस्तानी टीम 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में 2-2 हाथ करेगी। गुड लक फॉर दैट टीम पाकिस्तान एज वेल। इंशाल्लाह जो मोमेंटम हमारा चल रहा है
कोई भी टीम हमारे सामने अल्लाह करे कि ना टिक पाए ना रुक पाए, लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत अरसे बाद, सालों बाद देखा है कि टीम जो है वो एक टीम की तरह परफॉर्म कर रही है। 5 हमने मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस में एक डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच भी हमारे सामने आया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एज वेल। सो एवरीबडी, जिसको भी मौका लग रहा है, मौका मिल रहा है, वो अपने तई अपनी कैपेसिटी में हर मैच में कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा है कि उसे फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल रहा है। इंज़मामुल हक साहब, हमारे सबके इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इंजी भाई, थैंक यू। इंजी भाई, पाकिस्तानी ओपनर इनिंग्स शानदार करते हैं, बड़ा मोहतात भी रहते हैं, जो अच्छी बात भी है, जिसकी वजह से एट टाइम्स लोग ये कह रहे हैं कि पावर प्ले जो है इनिशियल 6 ओवर्स, उसमें हमारा रन रेट स्लो रहता है। आपके ख्याल में ये हमारी हिकमत अमली ठीक है या पावर प्ले से भरपूर फ़ायदा उठाने की आने वाले क्रूशल मैचेस में कोशिश करनी होगी? ये जो पहले 6 ओवर है तो इसमें पाकिस्तान है ना अपनी विकेटें नहीं लूज़ करता, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये स्कोर करना 30 या 35 स्कोर करना, मेरे ख्याल में इसमें इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जी अगर ये 45 से 50 रन्स करेगा तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जी बाबर और रिजवान है ना दोनों फॉर्म में भी हैं और स्कोर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उसका एडवांटेज लेना चाहिए दोनों ओपनर्स को कि थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि ये पहले 6 ओवरों में ना अपनी विकेट लूज़ नहीं करते, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जितने ये स्कोर कर रहे हैं, अगर उसमें से 15 से 20 रन का और इजाफा कर लें तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन स्टार्ट मिल जाएगा पाकिस्तान टीम। डेथ ओवर्स में तो हमने देखा है छोटी टीमों के खिलाफ रन्स बन जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सर्टनली एक मजबूत टीम है, उनकी बॉलिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। प्रॉब्ली उनके लिए, उनके साथ जो मैच हमारा होगा उसमें डेथ ओवर्स में रन बनाना इतना आसान ना हो, तो हमें वी हैव टू यूटिलाइज द पावर ऑफ मैक्सिमम एट द मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या आप सजेस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जो बड़ी टीमें हैं वो इस तरह, जिस तरह नामीबिया के ख़िलाफ़ या स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवरों में 110-120 रन किए हैं, तो ये दूसरी टीमें शायद इस तरह, बड़ी टीमें यकीनन इस तरह रन नहीं करने देंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर शुरू के 6 ओवरों में पाकिस्तान का 45 से 50 रन होंगे तो दूसरी टीम पे प्रेशर भी आएगा और पाकिस्तान की टीम पे कम प्रेशर आएगा, क्योंकि जिस तरह हिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले 6 ओवर अच्छे खेलने चाहिए और कोई शक वाली बात नहीं है कि जी जो बड़ी टीम है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो वो हो सकता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन इतने फ्रीली स्ट्रोक ना खेल सकें जितने स्कॉटलैंड और नामीबिया के ख़िलाफ़ खेलें। बहुत शुक्रिया आपका इंजी भाई, आपने वक्त दिया। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है आपसे गुफ्तगू करते हुए कि नामीबिया में सिर्फ मैं ही नहीं अटकता था, इंजी भाई को भी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी दुश्वारी है नामीबिया कहने में। खैर, इट्स रिलेटिवली न्यू टीम, इनफैक्ट इंटरनेशनल ज़ाहिर है उनका पहला ये टूर्नामेंट है इस तरह से, सो हम यूज़ टू हो जाएंगे जैसे जैसे वो आगे खेलते रहेंगे। अभी हम सुहेल तनवीर साहब से बात करेंगे, ही इज़ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। सुहेल भाई, अब शाहीन शाह की बात करें, फ्रंट लाइन बॉलर हैं हमारे पास, क्या आप सजेस्ट करेंगे? बेहतर होता कि कल के मैच में जो निस्बतन एक आसान मैच था उन्हें रेस्ट दे दिया जाता? बतौर बॉलर आप क्या बेहतर समझते हैं, या फिर इतना गैप है कि फिटीग नहीं होंगे हमारे पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स? नहीं, देखिए बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था पाकिस्तान का, अभी भी जो मैच हुआ इसमें 4 दिन का गैप था और जो हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं उसमें भी 3 दिन का गैप है। तो बहुत लंबी ब्रेक भी ना सम टाइम वो एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आप अगर मैच देखिए, प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी नेट्स में करें, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस होती है उसका कोई भी नेमल बदल नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि आज सेमीफाइनल से पहले आपके जो बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं वो फुल रिदम में जाएँ। तो मेरे ख्याल में इट वॉज वाइज डिसीजन टू गो विद शाहीन अफरीदी, एज ए सेट के गैप ऑलरेडी इतने लंबे थे कि उसमें रेस्ट की आपको थकावट वाली कोई बात है नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा, हसन डिड वेल एट द लास्ट मैच, लेकिन कल के मैच में फिर ज़रा अपसेट ऐसा लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस होती है। रन भी उन्होंने खाए हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा नो बॉल भी ऐसा लग रहा है कि अब एक रिवायत सी बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सर्टनली ये बड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्या सजेस्ट करेंगे आप उन्हें? देखिए, जो नो बॉल्स हैं वो मेरा रियल कंसर्न होगा अगर मैं बॉलिंग कोच हूँगा या मैं एज ए सीनियर प्लेयर मैं देखूँगा। बाकी रन्स हो जाना वो एक T20 में
किसी न किसी बॉलर की एक दिन पे पटाई होती है। अभी करंटली हमारी जो बाकी दोनों बॉलर्स हैं या स्पिनर्स भी इवन वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो रन्स हो जाना इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितना नो बॉल का, क्योंकि अगर आप नो बॉल पे एक लेट्स सपोज अगर वो वार्नर को बॉलिंग कर रहे हैं, उनको आउट करते हैं, नो बॉल हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। और नो बॉल एज ए बॉलर जब आप करते हो T20 में, आप एक अच्छा ओवर कर रहे होते हो, सडनली आप नो बॉल करते हो, बैट्समैन को एक फ्री हिट दे देते हो और उससे मोमेंटम जो है वो दूसरी टीम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो नो बॉल इज़ अ रियल कंसर्न और वो पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट करते आए हैं। आई होप के सेमीफाइनल में उसको ओवरकम कर लेंगे वो। इट शुड बी द रियल कंसर्न। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आगे बढ़ेंगे। कल हम अपना मैच देख रहे थे, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि हम सब एक और मैच ज़्यादा गौर से देख रहे थे और वो मैच था जनाब अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच। और न्यूजीलैंड के हाथों अफगानिस्तान को शिकस्त हुई, जिससे सर्टनली अफगानी क्रिकेट शायकीन तो मायूस हुए ही, लेकिन करोड़ों भारतीयों के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए हैं और न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लिया और भारत को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। बस यही था, कुछ इस तरह इफ्स एंड बट्स हो रहे थे कि जनाब अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर प्रॉब्ली भारतीय टीम का कोई चांस है, लेकिन इस शिकस्त के साथ ही तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स का ढेर लग गया है। So, are we showing some of the memes that those are viral since yesterday? So, कुछ दिखाते हैं भैया आपको। अच्छा जी, रखते सफ़र बांधने की बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं कि जनाब अब तो वापस जाना ही पड़ेगा। वैसे ये कौन सा अंदाज़, ये रक्षा है ना, मेरा ख्याल है ऑटो है ना, विराट रोहित और कोहली बाय रोड ही वो कह रहे हैं। वैसे अभी तो एक मैच बाकी है। खैर और दिखाते जाएँ, जल्दी जल्दी दिखाते जाएँ भाई। क्या मतलब डबल एंट्री में ये भी एक मीम चल रहा है। अब आगे भी दिखाते हैं भाई। ये मीम्स जो है ना, वैसे मैं एक बात बताऊँ, टीवी पे दे डू नॉट साउंड एज हिलेरियस एज दे लुक ऑन सोशल मीडिया, टू बी ऑनेस्ट। सो ये कुछ मीम्स हैं जो हमने आपको दिखानी थी। कोई और इंटरेस्टिंग दिखाओ यार। ये अच्छी है ना, हरभजन सिंह वाली, क्योंकि ये जो थे ना वो सबसे ज़्यादा शेर थे पाकिस्तानी टीम के खिलाफ बातें करने में, जहर उगलने में और अपनी टीम की बस क्या हम कहें, ये सारे सामान पैक करा रहे हैं और पैकिंग पिकन्स। सो इंटरेस्टिंग मीम्स का ढेर लगा हुआ है ऑन सोशल मीडिया, यू कैन वॉच देम। आप अपनी फेवरेट मीम बाय द वे, लेट्स इंटरैक्ट ऑन सोशल मीडिया, आप जियो पाकिस्तान पे ट्वीट करके भेज सकते हैं। सो दिस इज़ इट। और हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो क्रिकेट की जो गुफ्तगू है, इट्स नॉट येट ओवर और अभी हम बताते हैं आपको। हाँ, ज़रा महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है भाई। सभी परेशान हैं, पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा, बिजली महंगी हो गई है, जो ग्रोसरी का बिल आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा। आप नोट कर लें कि अगर आपके घर की ग्रोसरी 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार में आती थी, वो अब ऑलमोस्ट डबल पैसों में आती है। सो एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड कि आने वाले दिन हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। और भाई लाहौर से अभी खबर मिली है कि लाहौर अब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना बदतरीन रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया में जब हम कहते हैं ना तो आपका दिल दहल जाता है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आ रहा है लाहौर। तो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं पंजाब के, आई होप कि अब तक आपने किसी टीम को भेज दिया होगा कि वो जो गैजेट्स और आलात आप कहते हैं कैलिब्रेटेड नहीं हैं और जो गलत जगहों पर लगे हुए हैं और उनकी हाइट सही नहीं है, वो ठीक होने पे काम शुरू करवा दिया होगा आपने, ताकि ये जो रोज़ का टॉर्चर, जहनी टॉर्चर है ना, मतलब आई एम थिंकिंग थ्राइस बिफोर सेंडिंग माई मदर टू लाहौर, कि वो लाहौर जाके बीमार ना पड़ जाए बिकॉज शी इज़ एजमेटिक। और लोगों को जो एलर्जीज़ हैं, लोगों को जो दमा वगैरह के मरीज़ हैं, वो वाकई परेशान हैं। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि अटारी में फसलें जलाई जा रही हैं और उसकी वजह से क्रॉस द बॉर्डर लाहौर पे असर आ रहा है, भाई टॉक टू योर काउंटर पार्ट्स इन इंडिया, टॉक टू पीपल, देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन टू दिस। हम डिनाइल में रहते रहेंगे तो फिर शायद सोल्यूशन भी ना निकाल सके। लेकिन एक और चीज़ जिसने पूरे पाकिस्तान को तंग किया हुआ है वो है महंगाई। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को एक्चुअली महंगाई ही मुँह चढ़ा रही है। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी हो गई है। घरेलू सारिफीन पर कमर्शियल से ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। लिटरली टेंशन शुरू हो जाती है बातें करते हुए भी आपके साथ, क्योंकि सभी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हम समय 200 से ज़ायद यूनिट के इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹1.68 महंगी की गई है फ़ी यूनिट। और जो इदारा शुमारियात है उसके मुताबिक हफ्तावार कीमतों में भी इजाफा हुआ है। महंगाई
0.67% बढ़कर 15.21 पर आ गई है। इमेजिन, कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 16.43 पर पहुंच गई है। यह इदारा शुमारियात के फिगर्स हैं एंड वी आर जस्ट कोटिंग देम। चीनी, घी, आटा, अंडे, दाल, सब्जियां मजीद महंगे हुए हैं। यहाँ तक कि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इशारा भी दिया। इसका मतलब ये कि पेट्रोल और ऊपर जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हमें लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात सही दुरुस्त है कि 600 अरब रुपए का जो है टारगेट वो तो हम मीट नहीं करेंगे, लेकिन लेवी तो कुछ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कब बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये ऑल डिपेंड कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अगर डिप करना शुरू हो जाएंगी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन लेवी कुछ ना कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि ऑयल प्राइसेस पता नहीं डिप हो ना हो, और अगर डिप ना भी हो तो भी लेवी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो फिर क्या हाल होगा फिर हम सब का, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर गैस के बहरान से बचने के लिए हुकूमत ने तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो ख़रीदने का फैसला कर लिया है, जिसका सारा बोझ भी सर्टनली अवाम पर आएगा। पेट्रोल और गैस की मज़ीद कीमतें बढ़ाने का सादा सा मतलब है महंगाई में मज़ीद इजाफा करना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड ना। आपकी ट्रांसपोर्टेशन इससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन इससे रिलेटेड है, लेकिन हुकूमत अलग बयानियाँ तरतीब देने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म और उनके साथी आवाम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई पूरी दुनिया में है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहजाद गिल की मंतक सुने ज़रा। आई वंडर कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें लेक्चर कर रहे हैं ना आजकल, सब्र करें और महंगाई को बर्दाश्त करें, वो भी शायद इन्हीं का आइडिया लगता है मुझे, लेकिन पता नहीं, शायद ना हो। लेट्स लिसन टू हिम। जर्मनी की बात हो रही है, यूरोप का अमीर तरीन मुल्क, के जर्मनी के अंदर 50 साल की जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना 50 साल में सबसे हाई है। आज के अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी हो गई। ऐसे लगा जैसे बड़ा जुर्म हो गया, यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई जाती। एक हकीकत ये भी है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वो आवाम को ना मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाते हैं। वज़ीर आज़म महंगे पेट्रोल पर भारत और बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं। इनफैक्ट मुज़म्मिल असलम साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी गालिबन कल ट्वीट शेयर की हुई थी, और मिसालें देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि 200-250 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल भारत में मिल रहा है। हालांकि दिल्ली में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 103 भारतीय रुपये है। ये तो हमने भारतीय, अगर उसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो सर्टनली वो ज़ाहिर है हमारे रुपये की जो वैल्यू है आपके सामने ही है। बांग्लादेश में 89 टका फ़ी लीटर है पेट्रोल की कीमत। वज़ीर आज़म इन कीमतों को पाकिस्तानी रुपये में प्रॉब्ली कन्वर्ट करके बताते हैं, और साथ ही अगर मवाजना हो रहा है पूरी दुनिया से, मैंने फिगर सारे लिखे हुए हैं। भारत में $1 अमरीकी 74 भारतीय रुपये का है, जबकि बांग्लादेश का 1 टका $1 अमरीकी के मुकाबले में 85। वैसे क्या हमें ख्वाब ही लगता है अब सब कुछ ये। और अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो अराउंड 170 जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी करेंसी हमसे कई गुना मजबूत है। और 11 लाख भारतीय रुपए की गाड़ी कौन सी आती है ये भी हम आपको बता सकते हैं। बाय द वे, द इकोनॉमिस्ट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की बुलंद शरह में दुनिया में इसका चौथा नंबर है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई 8.9% रिकॉर्ड की गई है। बांग्लादेश में 5.6 है, भारत में 5.5 है। तो जब खित्ते में महंगा तरीन मुल्क हैं और फिर हम दुनिया की कंपैरिजन देते हैं और फिर हम कहते हैं कि भारत में इतने रुपए का पेट्रोल डल रहा है, और क्या हम उसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके बता रहे होते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब तर्जुमान मुशीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं, या फिर मुज़म्मिल साहब आप भारतीय रुपये की बात कर रहे होते हैं। क्या ये दुरुस्त बयानियाँ हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में जितनी महंगाई है उससे कम महंगाई है, क्योंकि बाकी सारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो यही बता रहे हैं कि दुनिया में सर्टनली महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया से ज़्यादा महंगाई है। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बारे में। पाकिस्तान में जो महंगाई का स्टैटिस्टिक्स है ना, जैसे ही 30 तारीख हमारी गिरती है, यानी कि महीना ख़त्म होता है, 1 तारीख को उस महीने की पूरी महंगाई का नंबर आ जाता है। जैसे कि अभी 1 नवंबर को पाकिस्तान की महंगाई का अक्टूबर के महीने का शरह जो है आ गई थी 9.2%। बांग्लादेश की अभी तक जुलाई के बाद की नंबर ही नहीं कोट होती। वो मेरे ख्याल से 3 महीने के लैग से करते हैं, क्या करते हैं। तो ये जितने भी आप लोग बांग्लादेश के नंबर पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। अब वो उस वक्त 5% होगी, आपकी बात सही है। उस वक्त पाकिस्तान में 9% थी, उस महीने की बात चलें, वो बात की बात करते हैं। इंडिया में सितंबर के महीने की इन्फ्लेशन आई है, इंडिया में भी 2-3 इन्फ्लेशन।
एक CPI है, जो उनकी जो बेंचमार्क इन्फ्लेशन है वो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो 11% के करीब है और वो मई से चल रही है मुसलसल। तो जब हम कोट करते हैं तो हम थोड़ा सा इसको और आगे जाके देखें कि हर मुल्क की एक बेंचमार्क वो होती, ये तो बात यहाँ पे आ गई। दूसरी बात आपने कहा कि पाकिस्तान, हम कहते हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन ये महंगाई की शरह तो ज्यादा नजर आ रही है। दो चीजों को आप अलग करें, सस्ता तरीन मुल्क और महंगाई की शरह। मैं समझा देता हूँ कि महंगाई की शरह जो हम कहते हैं 9%, ये कहते हैं कि पिछले साल के तनासुब से इस साल कीमत कितनी बढ़ी। अब मिसाल के तौर पे एक चीज ले लेते हैं, आटे की बात कर। पिछले साल पाकिस्तान में आटा था 60 रुपए, अब हो गया 66 रुपए। तो हम कहेंगे कि आटे की कीमत पाकिस्तान में 10% बढ़ गई। लेकिन अगर हम बात करें यूरोप, अमेरिका की करते हैं, पिछले साल अमेरिका में आटे की कीमत 150 रुपए थी और इस साल जो है वो 155 रुपए हुई, यानी कि वो 2.5%, 2 या 2.5%। तो आप लोग बता रहे होते हो वो 2-2.5% को, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज भी 60 रुपए का है, वहां 155 रुपए। तो ये दो बातें अलग हैं, सस्ता अलग होना होता है, महंगाई इस साल महंगाई की शरह किस मुल्क में ज्यादा है, ये दो चीजें हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं। अब बात ये आपकी बिल्कुल ठीक है, ये इमरान खान साहब ने अपने अभी कौम से जब एड्रेस किया था, और मैं भी मुसलसल प्रोग्रामों में कह रहा हूँ महंगाई चैलेंज है, महंगाई हुई भी है। सर, उस एड्रेस की तरतीब देने में भी तो आपका बड़ा अहम किरदार था। चले हम महंगाई के नंबर्स या परसेंटेजेस पे बहस कर सकते हैं। क्या हम फीकस आमदनी कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान और बाकी खत्ते के ही ममालिक की? अमेरिका, यूरोप से हम महंगाई के जब तनासुब में कंपैरिजन करते हैं और फिर कहते हैं कि आटा वहाँ इतने का मिल रहा है और हमारे यहाँ इतना का मिल रहा है, हम तो सर बांग्लादेश और भारत से अपनी फीकस आमदनी नहीं कंपेयर कर सकते। मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा ना अब्दुल्ला समझाता हूँ। अभी हम दो बात कर रहे हैं तो हम दोनों ही फीकस आमदनी पे खेलते हैं। फर्ज करें मेरी 1 लाख रुपए महीने की आमदनी है और आपकी 9 लाख रुपए, सही है, और पूरे मुल्क में हम 2 लोग रहते हैं, तो हम दोनों की मिलाकर आमदनी 10 लाख हो गई और फीकस आमदनी 5 लाख हो गई, यानी कि वो तकसीम हो गई 2 से, तो फीकस 5 लाख हो गई। अब ये कहना सही होगा कि ये 5 लाख आमदनी मेरी भी है? नहीं होगा ना। इसी तरीके से जब फीकस आमदनी की बात होती है तो वो पूरे मुल्क में तकसीम कर दी जाती है, उनकी पूरी आमदनी को उनकी सर, ये तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, ये तो फिर सारा ये तो सारी जो डेटा है उसको लर्न वॉइड करने वाली बात है ना, कि जनाब जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस डेटा को ही हम वो कर दें। अब्दुल्ला, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन। अगर भारत की और बांग्लादेश की हमसे फीकस आमदनी अच्छी है तो उनकी गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हमसे ज्यादा। आपको पता है अभी जो एक बहुत ही वर्ल्ड बैंक की बहुत ही दकियानूसी किस्म की एक डेफिनेशन है, $1.9 यानी पाकिस्तानी 350 रुपए दिन की इनकम, उसमें जो है पाकिस्तान की 4.8% आबादी उसके नीचे है और भारत की 22.5% और बांग्लादेश की 12.5%। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम इनइक्वालिटी जो होती है ना, अगर किसी सोसाइटी में चंद लोग बहुत अमीर हो, तो आप कह रहे हैं कि उससे फीकस आमदनी इफेक्ट होती है। वैसे पाकिस्तान की $1401 है, बांग्लादेश की 2319 और भारत की 2116। अच्छा, हम जरा आप कॉमन आदमी की बात कर लेते हैं। सर, बिजली फिर बढ़ गई है और पहले ही बिजली के बिल नहीं दिए जाते थे, पेट्रोल पे लेवी बढ़ाने का फिर दिया जा रहा है। आप बताइए, आप उस शख्स के बारे में सोचिए जो 50-60 हज़ार रुपये, और ये अच्छा नंबर मैं फिगर कोट कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू तो जो हमारे सैलरी क्लास के पैकेजेस हैं, 1 लाख रुपये भी अगर कोई कमा रहा है और वो किराए के घर में रहता है तो उसके पास आई गैस बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ही है बात, और मैं आपसे इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। जिसका घर किराए का है और वो जो है कराची और या लाहौर या फैसलाबाद या इन बड़े शहरों में रह रहा है, उसके लिए ये जो आपने 50-60 हज़ार रुपये बोली, उस किराए के साथ जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उस दिन भी देखें तो पीएम ने भी यही बात बोली कि भाई बिजनेसेस कमा रहे हैं और अब उनको भी देखना चाहिए कि अपनी एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर में वो भी सैलरीज को कंट्रीब्यूट करें और हम भी रिलीफ दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट्स भी जब रिलीफ बनाती हैं ना ज़्यादा, वो बनाती हैं बिल्कुल
20,000 30,000 लोगों वालों के। असल जो सही इफेक्ट हो रहा है वो आपने जो रेंज बताई 50,000 60,000 वाला, जिसकी फिक्स सैलरीज है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पॉलिसी भी हमें आना चाहिए। एक अभी स्टेप लिए गवर्नमेंट ने और वो उसको अप्रिशिएट हम सबको करना चाहिए। ये जो सर्दियों में नवंबर से लेके फरवरी तक गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पिछले साल से ज्यादा बिजली यूज करेगा उसको तकरीबन 40% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 1 नवंबर से लागू हो गया। एक तरफ बिजली के बिल बढ़े हैं तकरीबन 10% से बेस टैरिफ, लेकिन दूसरी तरफ 40% का एक रिलीफ आया है। लेकिन वो रिलीफ मैं समझता हूँ कि आप और मैं ये कहेंगे कि यार हमने जो पिछले साल बिजली इस्तेमाल की थी उससे ज्यादा कैसे करें, हम क्यों करें। तो अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था हम बात कर रहे थे कि आपने भी बताया कि गैस के प्रेशर्स कम होना शुरू हो गए हैं विंटर। तो अब हम ये कर सकते हैं कि गैस को ऑफसेट कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स ले आए जैसे कि हीटिंग पे है, मे बी हम जो है सारी चीजें खाना जो है वो तो गैस के चूल्हे में। चलिए सर, ये तो हम बड़े ये लिटरली हम अब इस वक्त टीवी पे सुबह सुबह बैठ के बात करेंगे ना तो बहुत से लोग ऐसा लगेगा कि उनकी दिल आज़ारी हो रही है कि हम इलेक्ट्रिक हीटर्स और गैस पानी गर्म करने वाले आलात की बात करें, क्योंकि स्मार्टफोन ले लेते हैं, दिल आज़ारी नहीं होती उनकी। आप कह रहे हैं एनालॉग से सबने स्मार्ट, मेरी बात सुने, आपको और गरीब लोगों के हाथों में है। आप अगर चलें मेरे घर के मुलाजिमों के पास आ जाए, सबके पास स्मार्टफोन है। Sir, that is the only entertainment that they have. मेरा ख्याल है कि हम किसी को ऑब्जेक्टिवाइज नहीं करना चाहिए स्मार्टफोन रखने पे। और ये जो स्मार्टफोन होते हैं उनके पास हाथों में, उनकी कितनी एक्सपेंसिव होते हैं सर। ये दिल आज़ारी नहीं है, ये हम सारों को एक दुनिया के हालात के हिसाब से चेंज होना होगा। अगर आप कहें कि वो पुराना गैस का हीटर घर पे जो लगा हुआ है जिससे बहुत ज्यादा गैस, नहीं मैं तो कह रहा था कि हम ये तो इलेक्ट्रिक हीटर्स की बात कर रहे थे। अभी तो लोगों के पास लिटरली घी और आटा और तेल खरीदने के पैसे एट टाइम्स नहीं बचते हैं। सो वो जो हमारा जो जिस डोमेस्टिक स्टाफ की बात कर रहे हैं आप, कभी उनसे तफसील से बैठ के बात हो तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है, एक और आर्ग्यूमेंट मुजम्मिल साहब ये भी आ रहा है कि वो जो आप फी का आमदनी की बात कर रहे थे उसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का इसलिए भी फ़र्क है क्योंकि एज कम्पेयर टू अस इंडिया की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़ाहिर है वहाँ पे बेरोज़गारी का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। और वो जो आप गुर्बत की नहीं अब परसेंटेज में जो है ना, फिर वो जो पॉपुलेशन साइज खत्म हो जाता है। अगर मैं कहता ना पाकिस्तान में भी 1 लाख लोग बेरोजगार हैं और वहाँ पे भी 1 लाख, अभी वैसे तो वो इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल सर? वेरी मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन फ्रॉम डे वन, इस पोजीशन में आने से पहले भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बेस और प्रोडक्शन बेस एक्सपैंड कर रही है। बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं जिससे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इंडस्ट्री जो है हमारी फ्लरिश कर रही है, एक्सपोर्ट्स जो है फर्स्ट टाइम $30 बिलियन गोइंग टू क्रॉस, आईटी एक्सपोर्ट्स अलग चल रही हैं। इंडस्ट्री को प्रॉब्लम जो गैस मिल रही है उसके भी टैरिफ्स में शायद इजाफा किया जा रहा है। अब हम इससे पहले डिस्कस भी कर रहे थे, उसमें हम तफसील से फिर आगे के किसी प्रोग्राम में बात करेंगे अगर तो वाकई ऐसा होता है। फिलहाल आपका शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया। तर्जुमान मुशीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे। अभी जनाब आपने सुन लिया, फैसला आप कर सकते हैं कि आपको क्या इस घुप अंधेरे के बाहर या इसके बाद कोई रोशनी की किरण नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अभी तो इर्द गिर्द हमारे सिर्फ घुप अंधेरा ही है। और जो ख्वाब दिखाकर आवाम को 3 साल पहले ये बताया गया था कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, उसमें से कितने हकीकत बने और कितने अफसाना रह गए, ये आप फैसला खुद कर सकते हैं। सो जल्दी से आपको बताते हैं कि T20 में न्यूजीलैंड के हाथों अफगानिस्तान की शिकस्त से लाखों अफगान क्रिकेट शायकीन के साथ साथ करोड़ों भारतीयों के ख्वाब भी साथ ही चकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अब पैकिंग करनी पड़ रही है। और न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली और भारत को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। और भारत की उम्मीदों पर पानी फेरने के बाद नमक छिड़कने के लिए सोशल मीडिया पर मीम्स का ढेर भी लग गया। सो मीम्स तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन इंडियन मीडिया का कुछ हम क्लिप्स शेयर कर सकते हैं, जिस तरह उनके साबिक क्रिकेटर्स जो है वो अपनी टीम पर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। भाई ज़बरदस्त, यंगस्टर को मैसेज भी पूछ लिया, मैच के दौरान क्या सोच रहे थे वो भी पूछ लिया। अच्छा, हमने उनकी इंटरव्यूइंग सलाहियतें तो आपको दिखा दी, लेकिन फोटोग्राफर होने का भी इससे पहले हम तस्करा कर रहे थे ना, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जिससे साबित हो रहा था कि बाबर आजम इट्स ट्राइंग टू गेट हिज हैंड्स ऑन अ प्रोफेशनल कैमरा। और तस्वीरें जो इन्होंने ली थी वो खैर अभी आई थिंक वो ज़रा बिगनर लेवल के हैं अभी वो लेकिन जब वो ये देखो ना, मतलब है कि थोड़ा ये अब ये क्या है, ये जो कर रहे हैं ना वो ज़बरदस्त कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं
उस पर हमें नाज है जो ये कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बन ही जाएंगे फोटोग्राफर। अब ये एग्जैक्टली इलाज है या फिर इसके खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करने की बात हो रही है जो हम वैक्सीन के ज़रिए करते हैं, इसकी तफसील हम पूछेंगे और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले भाई क्रिकेट की बात कर लें, क्योंकि क्रिकेट की बात नहीं करते तो ऐसा लगता है कि दिन नहीं अच्छा शुरू होगा हमारा, क्योंकि वैसे इर्द गिर्द कोई ख़ास अच्छा चल भी नहीं रहा है मामला, इसलिए क्रिकेट जो बेहतरीन चल रही है उसकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली वाहिद टीम पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी हर क्रिकेट फैन और क्रिकेट एक्सपर्ट को खुश किए हुए है, मुतमईन हैं हम सब, और इस खुशी और इत्मीनान की वजह कौमी टीम का यकजा होकर खेलना भी है। ग्रीन शर्ट्स किसी एक खिलाड़ी पर एक्चुअली इन्हिसार नहीं कर रही है, जैसे कि हम कह रहे थे कि 5 मैचेस हैं, 5 डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच सामने आए हैं, बल्कि टीम में शामिल हर खिलाड़ी अपने मैच में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों का किरदार रहा है डिफरेंट मैचेस जीतने में। भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग करने पर शाहीन आफरीदी को मैन ऑफ द मैच मिला, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हारिस रऊफ ने मैन ऑफ द मैच का एजाज़ अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 7 गेंदों पर 25 रन की बर्क रफ्तार इनिंग पर आसिफ अली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। नामीबिया के खिलाफ 50 गेंदों पर मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच 50 रन पर, और आखिरी ग्रुप मैच में 18 गेंदों पर पाकिस्तान की जानिब से T20 फॉर्मेट की तेज़ तरीन सेंचुरी जड़ने पर शोएब मलिक ने मैन ऑफ द मैच का एजाज़ अपने नाम किया है। ये तो है सारा लाइनअप कि किसने क्या कुछ किया, सारी समरी, और मुशीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक लेग स्पिनर। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने वक्त दिया। मुश्ताक साहब, अब पाकिस्तान ने अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया है। वी हैव बीन अनबीटेबल सो फार। वाहिद टीम है जो टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही है। पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल में अब है ऑस्ट्रेलियन टीम। क्या आप देख रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कॉम्बिनेशन तो मोर लाइकली यही है, लेकिन हमें किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना चाहिए? पहले तो बहुत खुशी की बात है, बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तान क्रिकेटर होने के नाते बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान, इतना अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी है। बाबर आजम इज़ लीडिंग ऑन अ फ्रंट, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। देखें, पांचों के पांचों मैच अभी तक 16 मैच यूएई में खेले हैं और 16 के 16 पाकिस्तान जीता है, और ये बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। इसका कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पॉलिसी होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनके पास फास्ट बॉलर अगर तगड़े हैं, विकेट डिनाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। अगर अर्ली ऑन हमारे मिडिल ऑर्डर उनके फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आता है तो वो फील्डिंग खुल जाती है, तो वो बाउंसर करेंगे, हमारे स्लो बाउंसर और तेज़ बाउंसर करेंगे, जिसके ऊपर हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा एक्सपोज हो सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिस तरह खेल रहे हैं ऐसे ही खेलें, बट बड़ा दिल रख के खेलें, नर्व्स को अपना तगड़ा रखें। और ये बड़े मैचों की बात आपको एक बात बताऊँ, जिसका जितना दिल बड़ा होता है, जिसका जिगर गुर्दा जितना बड़ा होता है, उतना ही वो बड़े मैच में जाके अपने प्रोसेस को भी याद रखता है और अपने जीत को भी हमेशा एंजॉय करता है। अब इंडिया से बड़ा मैच तो क्या ही होगा। खैर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट, प्रॉब्ली मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका भी अपना ही प्रेशर था। उसमें जब हमने देखा कि हमारे लड़कों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, दैट वाज कमेंडेबल। अच्छा, मुसलसल आप जीतते भी आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आप सब तारीफ भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉन्फिडेंस या इत्मीनान जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए? इसके लिए कोई टिप्स हैं मुशीब भाई आपके पास? देखें, इसमें लीडरशिप का बहुत रोल होता है, इसमें कोचेस का बहुत रोल होता है, और सकलैन जो हैं और मैथ्यू हेडन, फ्लैंडर जो हैं, इनका बड़ा रोल है। इसके साथ साथ शदाब का बड़ा रोल है, और उसका बाबर आजम का बहुत रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये रिजवान जो है ना, रिजवान का बैक बिहाइंड द सीन मैं बताऊं, रिजवान बहुत ऑब्वियसली बड़ा हम्बल आदमी है। वो लड़कों को खींचता रहता है, जब भी कोई लड़का थोड़ा सा एक्सप्रेस करता है, ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश करता है, तो उसको बुला के उसको अपने, कहते हैं ना कि पाँव ज़मीन पर रखने हमने। ये बाबर की पहली स्पीच में भी यही था कि बाबर ने यही कहा था कि जुड़ के रहो, कंसिस्टेंट होने के लिए हमें इकट्ठा खेलना पड़ेगा, और इकट्ठा खेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है? आपको पिछली परफॉर्मेंस भूल के अगले पे फोकस करना पड़ता है। थैंक यू मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। भाई, ये लीडरशिप स्किल्स जो है ना, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये कप्तान में एक अच्छा प्लेयर के साथ होना बड़ी ज़रूरी है, और माशाअल्लाह अल्लाह नज़र न लगाए, बाबर आजम में हमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ स्किल्स नज़र भी आ रही हैं। और वैसे तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत सी सालगिरहें और एनिवर्सरियाँ हो चुकी हैं, जैसे कि मोहम्मद हफीज़ की अहलिया की सालगिरह थी, अब भाई बेबी अजहान की सालगिरह थी, शोएब मलिक के जो साहबजादे हैं, और इसके अलावा एक और सालगिरह शारजा में मनाई गई है। स्कॉटलैंड मैच के बाद हारिस रऊफ की सालगिरह हुई है, और सबने मिलकर केक भी काटा, और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन स्कॉटिश खिलाड़ी भी मौजूद थे, और सब ने घुल मिल गए, जैसे कि रिवायती से जुमला है ना, ये देख लें आप।
हैप्पी बर्थडे टू यू हारिस रऊफ। सो कल थी और मैच के बाद इन्होंने सेलिब्रेट किए सालगिरह। You know, at such a young age, these boys have achieved so much already, mashallah, and there's a long way to go. So, स्कॉटलैंड के खिलाड़ी भी हमें नज़र आ रहे हैं और जब आप जीत रहे होते हैं ना तो सालगिरहें, एनिवर्सरियाँ सभी मनाने का दिल करता है। एंड देन यू आल्सो लाइक टू टेक सम टाइम ऑफ। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं दे आर एंजॉइंग सम पूल टाइम और सारी सूरत हाल भी आपके सामने है कि दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली एंड देन दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर गेम एज वेल। सो फिट सीन है। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब महंगाई तो है, उसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उस पर ऑपोजिशन क्या कर रही है भी आपको बता देते हैं कि आवाम को महंगाई का नया झटका लगा। तो पीडीएम ने भी सोचा भाई दिस इज़ अ गोल्डन चांस, महंगाई के खिलाफ जारी मुहिम को और तेज़ करने का इन्होंने फैसला कर लिया है। फैसला हुआ है कि हुकूमत को घर भेजने तक मार्च किए जाएंगे। अब ऑपोजिशन जमातें 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को क्वेटा, 20 नवंबर को पेशावर की सड़कों पर निकलेंगी। आखिरी रैली लाहौर में होगी लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है और लाहौर की तारीख का सामने आना इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि लाहौर के बाद इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और ये फैसला कौन लॉन्ग मार्च होगा। इससे पहले भी आपको पता है ना, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च वाला मामला जो था उस पर बात ज़रा अटक गई थी, पीपल्स पार्टी के साथ ज़रा क्लैश हुआ। तो दूसरी तरफ नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ने हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली से मुताल्लिक आवाम से राय मांग ली है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अपोजिशन अभी तक हुकूमत को गिराने के मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार है, इसे अपनी हिकमत अमली बनाने में परेशानी का सामना है। ये पहला मौका नहीं है बाय द वे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पहले भी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे और जलसे कर चुकी है, लेकिन हुकूमत के इक़दामात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि महंगाई उल्टी बढ़ती जा रही है। पीडीएम हुकूमत को दबाव में लाने के लिए वाकई संजीदा है तो इसके फैसलों पर में इबहाम नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्या सूरत हाल है, क्या प्लान है? आज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहिबा। आज़मा बुखारी साहिबा, पीडीएम पहले भी एहतजाज करती रही है, वैसे क्या ही आप लोगों ने कर लिया एहतजाज कर करके, जलसे कर करके? पहले भी इससे पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ, अब फिर से लॉन्ग मार्च का ऐलान है, महंगाई के खिलाफ एक नया एजेंडा, नया प्रोग्राम पेश कर दिया गया। आपको लगता है कि इस बार आपकी तहरीक से कोई फ़र्क पड़ेगा? जब भी किसी भी मैस मूवमेंट के लिए निकले हैं और आवाम ने फुल सपोर्ट किया है और इस वक्त बात किसी एक पार्टी के सपोर्ट की नहीं है। हुकूमत को तो असूलन हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए था अगर मुझसे फ्रैंकली पूछे तो, क्योंकि ये सिलेक्ट हो के आने से पाकिस्तान के हालात ख़राब ही हुए हैं, ठीक नहीं हुए। और हमने तमाम तर जो पार्लिमानी तरीक़ाकार हैं, जो आइनी तरीक़ाकार है एहतजाज का, हमने हमेशा वो किया है, लेकिन इनको ये भी एक मौका ज़रूर मिला है कि इनको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। हाँ, आपको याद होना चाहिए कि हमारे दौरे हुकूमत में ये 2014 में ही जो है वो लश्कर कशी करने निकल खड़े हुए थे और हमने इनको फुल 3-3.5 साल इनको मौका मिला है परफॉर्म करने का। आज ये रोध हो नहीं सकते, आज ये नहीं कह सकते मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अपोजिशन ने काम नहीं करने दिया, या मैंने पता नहीं आसमान से सितारे तोड़ के ले आने थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अभी है क्या प्लान? एहतजाजी मार्च का जो स्केड्यूल सामने आया इसमें लाहौर की तारीख नहीं है। आज़मा साहिबा, नून लीग तो लाहौर को अपना गढ़ समझती है, तो क्या वजह है कि क्यों फाइनल नहीं किया आप लोगों ने ये डेट अब तक? चूँकि इसके साथ एक लंबी चौड़ी प्लानिंग एसोसिएटेड है जिसमें लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च कोई आसान काम नहीं होता है। उसके लिए एक पूरा लाहेमल हर पॉलिटिकल पार्टी, फिर आपको मालूम है कि 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो 8 अब रह गई हैं, उसके अंदर हमें अपने अपने जो है वो हर पार्टी ने अपना लाहेमल तरतीब देना है, उसकी एक प्लानिंग करनी है और इसीलिए लाहौर और उसके साथ लॉन्ग मार्च जो है उसको अनाउंस किया जाएगा। ये हमारा तुरप का पता है, आखिरी पता है, इसको जो है वो हम एंड टाइम पे खेलेंगे। अच्छा आज़मा साहिबा, बताइएगा, आपको याद ही होगा आपके दौर में अगर 2 रुपये भी पेट्रोल पड़ता था ना तो इमरान खान और उनकी जो जमात है वो एहतजाज के लिए ऐसा लगता था सर पे कफन बांध के निकल गए हैं। और यहाँ आप देख लें 8-8, 10-10 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है। मरियम नवाज़ साहिबा अभी तक राय मांग रही हैं कि करना क्या है, हिस्सा होना चाहिए, इस पर कोई मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एहतजाजी प्लान तरतीब दिया जा रहा है। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, इट सीम्स लाइक दिस।
नहीं, बिल्कुल देखिए, मरीम नवाज साहिबा के बगैर तो कोई मुस्लिम लीग नून का एहतजाजी प्लान पूरा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, मरीम साहिबा भी शामिल होंगी, और ये ही एक अवामी लीडर की निशानी होती है कि वो खुद से अपनी अक्ल कुल, अपने आप को, जिस तरह इमरान खान साहब समझते हैं अपने आप को अक्ल कुल हैं, जिसमें वो हर दफ़ा फेलियर साबित हुए हैं। सो वो अवाम से अवाम की राय जानना चाहती हैं कि अवाम की, हमें मालूम है और ये जानते हैं, सब लोगों को यक ज़बान है कि इमरान खान साहब को अब जो है वो चले जाना चाहिए। दोबारा से पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि जो अवामी हुकूमत आए वो आके अवाम का दुख दर्द रखेगी। जो पहले ही सिलेक्ट होके आया है उसको अवाम से क्या लेना देना। सो इसलिए अवाम से अवामी लीडर्स ही राय पूछते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन होने चाहिए, आपका ये कहना है। बहुत शुक्रिया आपका आज़म बुखारी साहब, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और दोबारा से सियासी बातें तो होती रहती हैं, ये तो नेवर एंडिंग सिचुएशन है हमारे यहाँ। लेकिन क्रिकेट की बात करते हैं, एज लॉन्ग एज वी कैन एंजॉय इट, और जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत नहीं जाता, भाई हमारे कप्तान किंग ऑफ ड्राइव कहलाए जाने वाले बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है, और स्कॉटलैंड के खिलाफ निस्फ सेंचुरी के साथ वो वर्ल्ड कप के एक और एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। एज एन कैप्टन जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वर्ल्ड कप के एक एडिशन में, उन्होंने एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर होने का भी एजाज़ हासिल किया है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 66 रन की इनिंग T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की चौथी निस्फ सेंचुरी थी, जो ना सिर्फ इस एडिशन बल्कि मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी किसी पाकिस्तानी की सबसे ज़्यादा निस्फ सेंचुरियाँ हैं। सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड माशाल्लाह बन रहे हैं, और परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। अच्छा, अभी वो जमात तहरीके लब्बैक जिसको हम कल अदम कह रहे थे, अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अब इसको उस फहरिस्त में से निकाल दिया गया है, और मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में हुकूमत का कहना है कि फ़ैसला किया गया है। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे को 10 रोज़ गुजर गए हैं। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन वज़ीराबाद में मुज़ाहिरीन अब भी मौजूद हैं। शहर में इंटरनेट सर्विस अब तक बहाल नहीं हो सकी है। 15 रोज़ से बंद GT रोड एक तरफ से बहाल तो कर दी गई है। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए खुल चुकी है। चनाब टोल प्लाजा पर रावलपिंडी से लाहौर के लिए पुल अब भी बंद है। ऑल्दो धरने के शुरका पार्क में लगाए गए खैमों में बैठे हुए हैं। क्या प्लान है इनका, राना अंसर हमें बताएंगे। एक्चुअली जी, कलअदम TLP के मुजाहरीन आज भी वज़ीराबाद शहर में मौजूद हैं। 22 अक्टूबर को मुजाहरीन का ये काफ़िला निकला था लाहौर से, और वज़ीराबाद शहर में इनके क़याम का आज 11वां रोज़ है। यहाँ इन्होंने वज़ीराबाद शहर के पार्क में अपना पड़ाव डाल रखा है। मुजाहरीन की मुसलसल यहाँ मौजूदगी की वजह से वज़ीराबाद के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब के मकाम पर जो GT रोड को बंद किया गया था, वहाँ GT रोड की एक साइड से रुकावटें हटाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक हाल हुई है, जिसके बायस ना सिर्फ वज़ीराबाद गुजरात बल्कि यहाँ पर लाहौर से रावलपिंडी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी मुश्किलात कुछ कम हुई हैं। वज़ीराबाद शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ 11 रोज़ से इंटरनेट सर्विस पूरी तरह मुअत्तल है, जिसकी वजह से जितनी भी ऑनलाइन सरगर्मियाँ होती हैं, कारोबार होता है, चाहे वो सरकारी दफातर हों, प्राइवेट दुकानें हों या बाज़ार हों, वहाँ पर ऑनलाइन सरगर्मियाँ मुतासर हैं। इसी तरह वज़ीराबाद शहर का जो थाना सदर है, थाना सिटी है और DSP का दफ्तर है, वहाँ ताले लगे हुए हैं। पुलिस थानों में ताले लगने का बड़ा सादा सा मतलब ये है कि जो लोग शहर में हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीराबाद के शहरी मुसलसल अब कई रोज़ से इस अज़ियत में रह रहे हैं, लेकिन मुजाहरीन मुसलसल यहाँ पर मौजूद है। हमारी मुख्तलिफ ज़राया से बात हुई है तो ज़राया का ये बताना है कि मुजाहरीन ने अपने इस एहतजाज को, इस धरने को साद रिजवी की रिहाई के साथ मशरूत कर रखा है। भाई साद रिजवी साहब की रिहाई के साथ मशरूफ कर रखा है इस मुजाहरे को, इस धरने को। भाई अभी हारिस रऊफ़ की जो सालगिरह दिखाई थी, आप में से हमें लिख रहे हैं लोग कि भाई उसमें स्कॉटलैंड के खिलाड़ी नहीं थे। हम ज़रा देखते हैं इसको, थे कि नहीं थे? वैसे तो हमारे ख्याल में थे। एक और ख़बर मिली, बड़ी अफसोसनाक खबर, और वो ये थी कि द लेजेंडरी पप्पू साईं, जिन्होंने पाकिस्तानी सकाफ़त को दुनिया भर में पहुँचाया, जहाँ पाकिस्तानी कल्चर की बात आती थी, परफॉर्मेंसेस की बात आती थी, परफॉर्मर्स की बात आती थी, तो सर फहरिस्त नामों में एक नाम पप्पू साईं का दहाइयों तक रहा, और वो अपने फ़न से पाकिस्तान की सकाफ़त को दुनिया में क्या ज़बरदस्त अंदाज में रोशनास कराते रहे। ही पास्ट अवे येस्टरडे, और लाहौर में बड़े शायान शान उनके अपने खुसूसी अंदाज में ढोल की थाप में ही इन्हें दुनिया से रुखसत किया गया, और इनका जो आखिरी सफ़र है उसके विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। सो
पप्पू साईं अब हम में नहीं रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ शेयर करनी है। जर्मन सफ़ीर बेन हेड की हमारे अपने आपती साहब के साथ करियर काउंसलर साहब जो हैं उनसे मुलाकात हुई है और जर्मन हुकूमत ने स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर यानी हुनरमंद अफराद और पाकिस्तानी तलबा को जो सहूलतें फराहम करने का सोचा है, इस बारे में ये सारी कॉन्वर्सेशन है। सो लेट्स लिसन टू दिस। Being an educationist and covering education, I've been receiving emails from our scholars in Germany. And as you know, due to the economic depression during the pandemic, I was very surprised to see that all of the emails that I received were so positive about them getting their stipends and the scholarships promptly and in time, despite whatever was going on in the world. How did Germany manage that? Where is this funding? How this funding is managed? I would say the principle of our, let's say, educational approach in Germany, not to have the, I would say, overall negative effect of the pandemic been, I mean, particularly effective, negatively effective on you know, tutors and students. So. Most of the scholarship had been paid, and we also tried to keep those who wanted to stay in Germany during the pandemic there. Do you think that the scholarships and the funding would go on now since the pandemic is open, and there would be further increase? The vaccination campaign in full swing. Things, particularly in the university and educational sector in Germany, are by and large back to normal. So I would assume that also scholarships and, you know, assistance handed out to students, tutors, professors will basically remain the same as they had been before the pandemic. The latest report that I read out of your labor chief was telling that almost about 400,000 workers would now be required every year. Do you think that Pakistanis would get benefit out of that, of this region, maybe South Asia? Well, certainly, yes. I mean, this Skilled Workers Act, Skilled Workers Employment Act, is in force since, I would say, spring 2020. And that is, I would say, particularly directed at non-EU skilled workers, including skilled workers from Pakistan. The precondition, of course, is that you are skilled. It's aimed at skilled workers, so you need to have a I would say vocational qualification, either from Germany or a qualification that is considered to be or recognized as equivalent in Germany. So if that is, if these conditions are fulfilled, yes, everybody is invited, and of course you can increase your chances if you are particularly focused on areas that where we have a shortage of skilled workers. That's particularly the medical sector, nurses and elderly care. It's the engineering sector. It's to some extent also natural science, IT. So I think there are huge opportunities even for Pakistan. So would there be any advice available on your website or from the embassy for these? If you want to study it in detail, you should visit our website. Everything that you need to know is being elaborated there. Thank you very much. And thank you for your time, Excellency. Thank you very much for having me. And this was very informative. Thank you very much. Thank you. I'm sure that this was informative और जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको फ़ायदा हुआ होगा। अभी एक खबर जिसने बड़ा इंटरेस्ट डेवलप किया हम सबका है कि भाई ये क्या साइंस है। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तो आपको पता है दुनिया भर में जारी है, लेकिन अब कोरोना एक्चुअली इलाज के लिए एक गोली भी नज़र आई है, सामने आई है, मंजर आम पर आई है।
आपको ये बताएं इस गोली के बारे में कि अमरीकी दवासाज कंपनी एक्चुअली फाइजर, इन्होंने कोरोना के इलाज के लिए एक एंटीवायरल गोली को कामयाब तरीन दवा करार दिया और कंपनी दावा किया है कि पैक्सलोविड नामी गोली है, इससे इलाज 89% तक मौसर है। बालिग अफराद पर तजर्बे के नतीजे में ये दवा इस्तेमाल करने वालों में कोरोना की अलामात कम हुई हैं। अस्पताल जाने की शरह में 89% तक कमी देखी गई है। इससे पहले भी और एक भी मरीज़ हलाक नहीं हुआ। इससे पहले भी एक गोली आई थी जिसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% बताई जा रही थी, लेकिन सर्टनली यही कहा गया है कि जब तक ये गोली कॉमनली अवेलेबल नहीं होती तब तक वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी रखें और जिन लोगों ने इन केस नहीं कराई है वो करवाएं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपको पता ही है केसेस की शरह कम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशाइंद बात है। तो क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कोरोना की कोई नई वेव, खुदा न खास्ता सबसे पहले तो अपनी सूरत हाल पे ही बात कर लें, या कोरोना का अब जोर टूट चुका है फॉर गुड? क्योंकि हमने कुछ दुनिया के ऐसे ममालिक देखे हैं जैसे इंग्लैंड में नए वेरिएंट सामने आए हैं, रशिया में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त भी और आइंदा भी कुछ महीनों और सालों तक एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में ये कई किस्म के वेरिएंट्स आ चुके हैं और पाकिस्तान में भी आ चुका है। अभी जो रीसेंट वेरिएंट है एप्सिलॉन, वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है। जो वेरिएशंस हैं इसके आरएनए में, और ये कैलिफोर्निया से शुरू होके यूरोप और यूके और फिर पाकिस्तान में भी इसके केसेस हो रहे हैं। और ये ऐसी वायरस है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की वायरस है आरएनए वायरस, और इसमें म्यूटेटिंग पोजीशंस भी उतनी ही ज़्यादा हैं, 39,000 म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं। तो इसलिए ये बहुत कब्ल वक्त होगा ये कहना कि हम एंड कर रहे हैं पैंडेमिक को। आई डोंट थिंक सो। अभी मेरा ख्याल है इसमें टाइम लगेगा और हमें अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम और फाल करना है, क्योंकि अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको जब तक हम 80% लोगों को वैक्सीनेट नहीं करते, हम सोच भी नहीं सकते कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल पाबंदियों के साथ ही और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के ज़िंदगी अभी गुजारनी है। अब डॉक्टर फाइजर ने जो दावा किया कि गोली जिसका तस्करा किया जा रहा है एंटीवायरल ड्रग जो 89% तक मौसर साबित है, सीवियर इलनेस और अस्पताल जाने से आपको रोकती है, कितनी बड़ी और कितनी रेवोल्यूशनरी ये चीज़ हो सकती है टू एंड दिस पेंडेमिक फॉर गुड? देखें, ऐसा इसकी जो अफादियत है एंटीवायरल ड्रग्स की, और ये कोई फाइजर की नहीं, 3 और भी कंपनीज की हैं एंटीवायरल ड्रग्स, और हम यूज़ भी कर रहे हैं अपने मरीज़ों में। इनकी सिर्फ अफादियत फेब्राइल यानी कि एक्यूट स्टेज में है, जब वायरस मौजूद होती है। जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर होती है उस वक्त बहुत कम लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास लोग तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद आते हैं, और ये जब तक वायरस नहीं होती। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, उनमें एंटीवायरल्स वगैरह का कोई रोल नहीं है। एक लिमिटेड रोल है कि अगर एक्यूट वायरेमिया के साथ मरीज़ आया तो जाहिर है उसमें आप एंटीवायरल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे 80% लोग जो हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं वो कॉम्प्लिकेट हो चुके होते हैं, उनमें कोएगुलोपैथी होती है, इसलिए हमें खून पतला करना पड़ता है, उस वक्त एंटीवायरल काम नहीं करती। दूसरा, उनको नमोनियाज हो रहे होते हैं, बैक्टीरियल नमोनियाज ऑन टॉप ऑफ ये जो भी उनके सोजिश हुई होती है। और तीसरा, उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव हुआ होता है, तो उसको हमें सप्रेस करना पड़ता है। अच्छा, एक और बीमारी जिसने बड़ा तंग किया हुआ है, मच्छर ही है जिसने बड़ा तंग किया हुआ है, डेंगू से बहुत केसेस सामने आ रहे हैं, बताइएगा। इसकी वजूहात सर्टनली बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन हर साल ही हम देखते हैं कि इस सीज़न में डेंगू के केसेस सामने आते हैं। बहुत ही काम करना पड़ता है इसको रोकने के लिए भी, आवाम अपनी एहतियात तो करते ही हैं। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि डेंगू जैसा मरज़ दुनिया से या जड़ से ख़त्म हो सके? देखें, डेंगू 129 ममालिक में है। मोस्टली इस खित्ते के मुल्क हैं, ये जो ट्रॉपिकल रीजन जिनको कहते हैं या टेम्परेट रीजन्स कहते हैं। तो ये किसी भी ऐसे कोई भी एक भी इन 129 ममालिक में मुल्क नहीं है जो ये क्लेम कर सके उसने डेंगू का किला कुरकुमा कर दिया या ख़ात्मा कर दिया है। इसमें सिंगापुर भी है, वो भी केसेस हर साल होते हैं वहाँ पे, और डेथ्स भी कुछ होती हैं बहुत कम। और इसी तरह ब्राज़ील है, इसी तरह थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है,
ये सब ममालिक हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक हमारी एम्बिशन तो हो सकती है, ख्वाब हो सकता है कि हम इसको एरेडिकेट कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि ये एरेडिकेट हो सकेगी हमारे लाइफ टाइम में। अलबत्ता इसको आप कम कर सकते हैं, और कम इसको आप बिहेवियरल चेंज से कर सकते हैं। सफाई अंदर और बाहर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत फाल होना चाहिए। आपके वाटर बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको खुश्की रखनी है। आपको अपने घर के जो कनालियाँ आपके गमलों के नीचे पड़ी हैं वहाँ देखें पानी तो नहीं खड़ा, पौधों को इतना पानी दें कि उसी वक्त जज़ब हो जाए। और दूसरा जो आपके वाटर कूलर्स वगैरह हैं उनके नीचे जो ट्रेस पड़े हैं उनको देख लें, कुछ टायर्स पुराने पड़े हैं तो उनके बीच में पानी खड़ा है, तो इंशाल्लाह इससे बचाव मुमकिन है। लेकिन ये गाहे बगाहे हमारे ज़िंदगी में ये आती रहेगी, और इसकी अब वैक्सीन भी बहुत मौजूद है दुनिया में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ जाएगी। कई कंपनीज बना चुकी है इनकी वैक्सीन, और हम इसका बहुत जल्द ट्रायल इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। गुड न्यूज़, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। आयरन ओके, डेंगू की वैक्सीन मौजूद हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान में आ जाएंगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा। भाई डेंगू की वैक्सीन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में हर शख्स ही बच रहा होता है। एक मच्छर भी काट ले तो आप सोचते रहते हैं कि भाई अब बुखार चढ़ा था तब चढ़ा। खैर, टेक केयर। कोई जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दिए हैं आप उनका ख्याल रखें तो डेंगू से भी महफूज रह सकते हैं। कोरोना से तो हमें पता ही है कैसे महफूज रहना है। भाई मौजूदा महंगाई से हर शख्स ही परेशान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बहुत अमीर को तो सर्टनली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मुतवसत तबके का सैलरी क्लास बहुत परेशान है। गरीब आदमी के तो बिल्कुल ही रातों की नींद उड़ी हुई है। आप मुशीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ पिछले घंटे में मौजूद थे। वो अभी भी बड़े मुस्बत अंदाज में ये तमाम आशारिये पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन इन हालात से निकल जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट व्यू लेते हैं ज़रा। माहिर मईशत अकबर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैदी साहब, वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के बाद महंगाई लग रहा है कि अगले ही लेवल पे चली गई है। दूध देख लें, चीनी देख लें, तेल, अंडे, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली बढ़ गई है, रिलीफ दिया गया लेकिन फिर बढ़ गई। अब पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात भी की जा रही है। कहाँ जाकर रुकता नज़र आ रहा है आपको ये सिलसिला? LNG भी खैर आपको पता ही है इस महीने हम सबसे महंगी खरीदेंगे। ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। देखें, पहली बात है कि हमारे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सच बोला है। उन्होंने जब कौम से खिताब किया था उन्होंने यही कहा था कि महंगाई अभी और बढ़ने वाली है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, चीनी की कीमत बढ़ने वाली है, सब कुछ उनका तो महंगा होने वाला है। वो हो गया और वैसे ही हुआ है। और इसमें अभी अगले 6-8 महीने तक इसमें से कोई छुटकारा नहीं है। हम लोग तैयार रहें, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के मेहनतकश अवाम तैयार रहें कि हर चीज़ महंगी होती जाएगी। इससे बच नहीं सकते। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये, जैसे सब कह रहे हैं और ये बात सही भी है कि दुनिया में आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों की, पेट्रोल की बढ़ी हैं, चीज़ों की और चीज़ों की बढ़ी हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा, हमारे रुपए की कदर में कमी ऐसे होती जा रही है कि इस वजह से जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो महंगी होती जा रही हैं। और एक ज़माना था कि हम ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करते थे, अपने खुद नोश की चीज़ें खुद ही बनाते थे। अब ये ज़माना हो गया कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, चीनी भी इंपोर्ट करने वाले हैं, दालें भी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो पाकिस्तान की मईशत इंपोर्ट पे चल रही है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो बाहर से आता है वो महंगा होगा, क्योंकि वो हम रुपए की कदर में वैसी कमी करते जा रहे हैं, तो वही चीज़ महंगी होती जा रही है। इससे कोई छुटकारा नहीं। ज़ैदी साहब, एक ट्रेंड ये भी है कि वज़ीर आज़म और इनकी काबीना और उनके तर्जुमानों की जो फ़ौज है वो महंगे पेट्रोल का मवाजना तवातुर के साथ भारत, बांग्लादेश से कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का जैसे कि रुपए की पैरिटी, गाड़ियों की कीमत, अशाए ज़रूरियाँ की कीमतें, इन ममालिक से वो कंपैरिजन नहीं करते। ये बताइएगा। और वैसे भी जब मवाजना करते हैं तो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके बताते हैं कि भाई इंडिया में 250 रुपये का है, 200 रुपये का है। क्या टेक्निकली ये कंपैरिजन, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, ये सही है टेक्निकली ये कंपैरिजन? ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरह से दो मुल्कों के दरमियान मुआवजा नहीं किया जा सकता, 2 या 3, चाहे वो हिंदुस्तान हो या वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या मलेशिया हो। उसमें देखना ये पड़ता है कि क़ुव्वत ख़रीद कितनी है लोगों की, उनकी आमदनी फ़ीकस कितनी है, वहाँ पे रहन सहन का तरीका क्या है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि
कोई कहे कि पेट्रोल इंग्लिस्तान में 2 पाउंड का या 400 रुपए का और यहाँ पे 120 रुपए का, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसी तरह से चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी ऐसा मुल्क हो, आप नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ता है कि लोगों की आमदनी कितनी है और वो उससे क्या क्या खरीद सकते हैं। तो ये हमें बार बार बताया जाता है कि उसको बिल्कुल रुपए और डॉलर का रेट बना के कर देते हैं, बिल्कुल फ्रॉड है बिल्कुल। चलें जी, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव। बहुत शुक्रिया आपका, गुज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो आपने सुन लिया कि ये जो कंपैरिजन बारहा किया जा रहा है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ला कर एक जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पाकिस्तानियों को लेक्चर दिलाए जा रहे हैं कि जनाब सब्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है, उस पर आपकी क्या राय है आप हमें लिख के बताइएगा। लेकिन अकबर ज़ैदी साहब का है कि देयर कैन बी नो कंपैरिजन बिटवीन 2 कंट्रीज़। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कंपेयर करना पड़ेगा। कमिंग बैक टू क्रिकेट एंड वी गोना एंड दिस शो ऑन द नोट ऑन क्रिकेट की बात थी, क्योंकि विकेट कीपर अच्छा चल रहा है ना, जो चीज़ अच्छी चल रही होती है उसी से बात शुरू करनी चाहिए, उसी पे ख़त्म करनी चाहिए ताकि दिन आपका अच्छा गुजरे, क्योंकि अदरवाइज़ तो टेंशन है, आपको पता ही है, हमने बता ही दिया है कि क्या क्या टेंशनें हैं। भाई मोहम्मद रिजवान T20 में रन्स बनाने वाले सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर बन गए। मोहम्मद रिजवान ने रवा साल T20 फॉर्मेट में 1676 रन बनाकर वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का 2015 का 1665 T20 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 साल की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा रिजवान 22 इंटरनेशनल T20 मैचेस में 87 से ज़ायद की औसत से 966 रन बनाकर पहले ही इस फहरिस्त पे पहले नंबर पर मौजूद हैं। सो दैट्स एन अदर रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तानी स्टार्स के नाम हुआ है। आई होप सारे रिकॉर्ड हमने बता दिए, कोई मिस ना हो, क्योंकि माशाल्लाह रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है ना, वो हमने सारे लिख के रखे हुए थे कि भाई कोई मिस ना हो जाए। सो वी आर गोना सी यू टुमारो। और आज नामीबिया वर्सेस इंडिया का एक मैच है, तो वो जो इफ्स एंड बट्स की बातें थी अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि भाई वो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे कि कहीं सेमीफाइनल और फाइनल में अगर कहीं भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी वजह से हुआ जो हुआ है। सो देयर आर लेसन्स टू बी लर्नड। वी आर गोना सी यू टुमारो।